हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज्जिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल हमने केमिस्ट्री की क्लास 2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ पर लेकर के आए केमिस्ट्री की क्लास 3 एंड यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस के साथ। बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जा चुकी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन है शुगर, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं शर्करा। अगर शुगर, सबसे पहले यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं जो कि मीठी होगी, यानी कि आप मान लीजिए चॉकलेट खाई है या फिर खीर खाई है, ये कोई भी चीज़ जिसमें आपकी शुगर हो। खाने में मोस्टली शुगर जो होती है वो आपकी होती ही है मोस्टली खानों में, तो हम वो खाते हैं। ठीक है, शुगर हमने ले ली है यहाँ पर। एंड अब यहाँ पर क्या है, हमें एसिडिटी का इशू है। ठीक है, एसिडिटी होने के कारण जो पीएच वैल्यू है वो आपकी कम हो गई है। मतलब आपके मुंह की पीएच वैल्यू क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी 0 से लेकर के 14 तक होती हैं। पीएच स्केल होता है आपका, और इसमें सोरेनसन ने ये दिया था। एंड यहाँ पर जो 7 तक की वैल्यू होती हैं, 0 से 7 तक की, वो आपकी होती हैं एसिड की वैल्यूज़। एंड 7 से लेकर के आपकी 14 तक की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी होती हैं क्षार की वैल्यूज़। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 7 तक अगर आपकी वैल्यू, पीएच वैल्यू किसी की 0 से 7 तक है तो वो आपकी हो जाती है अम्ल की वैल्यू। लेकिन ये जो 7 है, ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, बल्कि ये उदासीन है। तो 7 तो यहाँ पर होता है आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन 0 से लेकर के 7 तक की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी अम्ल के अकॉर्डिंग आ जाती हैं कि आपका कौन सा एसिड कितना अम्लीय है। ठीक है, यहाँ पर बात थोड़ी सी पीएच स्केल के बारे में हो गई। अब 0 से लेकर के 7 तक इस तरीके से ये पीएच स्केल है। मान लिया ये 0 है, ये 7 है एंड ये आपका 14 आ गया। अब ये पीएच स्केल इस तरीके से अगर होगा और यहाँ पर क्षार की वैल्यूज इस तरीके से बढ़ेंगी, यानी कि यहाँ अगर 8 है तो वो 8 है, यहाँ 9 है। 8 ज़्यादा क्षारीय होगा लेकिन 9 उससे ज़्यादा क्षारीय होगा, 10 उससे ज़्यादा क्षारीय होगा। इस तरीके यहाँ पर इंक्रीज होंगी ये वैल्यूज़। और यहाँ पर अगर अम्ल की बात की जाए तो वो इस तरीके से होंगी, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 3 है। तो 3 4 के मुकाबले ज़्यादा अम्लीय होगा, 4 5 के मुकाबले ज़्यादा अम्लीय होगा और 5 6 के मुकाबले ज़्यादा अम्लीय होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था कि एसिडिटी होने के कारण मुंह की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगी। पीएच वैल्यू जितनी कम हो जाएगी उतना ज़्यादा एसिड हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा आपका माउथ। और वहाँ पर क्या करने लगेगा, ये आपका जो इनेमल है, इनेमल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। इनेमल क्या होता है, तो इनेमल के बारे में बायोलॉजी की क्लास में तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में भी इनेमल ये हमारे हैं दांत। और दांतों के ऊपर का जो ये वाइट वाला परत होती है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट भाग होता है, वही हमारा इनेमल कहलाता है। इसको हिंदी में दंतवलय कहते हैं। और ये जो एसिडिटी होती है, ये जो अम्ल होता है, एसिड होता है, ये आपका इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और ये जब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी। तो ये कैविटी हो जाएगी, यहाँ पर दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम किसके कारण होती है, तो एसिड के कारण होती है। वो भी जब मुंह की पीएच वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। और शुगर, अगर आपने खीर खाई है, कोई मीठी चीज़ खाई है, आपके मुंह में शर्करा रह गई है, आपने बिना साफ़ किए आप ऐसे ही सो गए हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसका जो है निदान करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो कैविटी हो गई, कैविटी नहीं हो इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ता है। आपसे कहा जाता है कि आप बिना टूथपेस्ट किए मत सोएं, तो आपको पेस्ट करना पड़ता है, मंजन आपको करना पड़ता है, यानी कि आपको अच्छी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, क्षार की क्वांटिटी लेनी पड़ती है। क्षार यानी कि पेस्ट, जो आपका टूथपेस्ट होता है वो आपका बेस होता है, और जो बेस होता है वो एसिड के साथ क्रिया करके, तो यहाँ पर जो हमारा टूथपेस्ट था वो हमारा क्या था, बेस। ठीक है, टूथपेस्ट हमारा बेस होता है और इसीलिए
जब एसिड बेस के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यही क्या थी, हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारी होती है जब एसिड बेस के साथ क्रिया करता है तो अम्ल तो लवण प्लस वाटर बनता है और लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। और ये लवण प्लस सॉल्ट जब हमें लवण प्लस वाटर जब बन जाएगा तो हमें आराम हो जाएगा, निदान हो जाएगा और नो कैविटी वहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसके अंदर शर्करा होती है, वो हमारे दांतों में अगर लगी रह जाती है, वहाँ पर मुंह की जो पीएच वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि एसिड बन जाता है, और एसिड बन जाता है तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट परत होती है हमारे दांतों की, वाइट उसे इनेमल या दंतवलय बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए हम जो है टूथपेस्ट करते हैं और वो क्षार का लेते हैं, जो कि उसको लवण प्लस वाटर में चेंज कर देता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या नाम है फॉर्मिक एसिड का, मैं तो बता ही दूंगी। एंड अप्लाई कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है, कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है भाई, तो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है आपका बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा और पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कैलामाइन सॉल्यूशन, यानी कि NaSCO3 में अगर आप वाटर ऐड करेंगे देन ये होता है NaSCO3 आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर देंगे आपका H2O, तो ये आपका बन जाएगा कैलामाइन सॉल्यूशन। यानी कि चींटी का डंक हुआ, चींटी के डंक के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड हुआ, तो इसका उपचार करने के लिए आपने क्या लगाया, कैलामाइन सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लगाया। एंड वो जो होता है कैलामाइन सॉल्यूशन आपका होता है बेसिक नेचर का, या बेसिक बेकिंग सोडा भी आपका बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये आपके सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा और आपको आराम हो जाएगा। तो बता दीजिए फिर कि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, जो कि हम अपनी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। तो फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि मेथेनोइक एसिड होता है। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ भी सकता है कि आपका कैलामाइन सॉल्यूशन कौन सा होता है, तो आपके बेकिंग सोडा का जो जलीय द्रव होता है वही आपका कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यदि खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र अधिक यूज़ किया जाए, यानी कि कोई किसान है वो अपने खेतों में मुसलसल केमिकल फर्टिलाइज़र या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो उनके खेत की सॉइल है यानी कि मृदा है वो आपकी एसिडिक हो जाएगी, यानी अम्लीय हो जाएगी, और ज़मीन इसके कारण बंजर हो जाएगी। इस कदर ये एसिड जो है वहाँ की जो सॉइल है उस मृदा को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना स्लैक्ट लाइम ऐड करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना जो है खेतों में छिड़क देंगे, जिससे कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा इस एसिड को आपके सॉल्ट प्लस वाटर में, और सॉल्ट प्लस वाटर मिलते ही आपका ये आराम हो जाएगा। और एक और चीज़ भी यहाँ पे, घरों में क्या करते हैं लोग, कुछ लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने घरों की जो पेंट होता है उसकी जगह पर चूना करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं, ये होता है, ये बोलते हैं कि चूने की पुताई की जा रही है, तो वो भी आपका स्लैक्ट लाइम होता है, यानी कि आपका बुझा हुआ चूना होता है। CaOH का होल ट्वाइस उसका अणुसूत्र होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये जो होता है नेचर से आपका बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और नोट करने वाली बात ये है कि आपका चूने को क्या बोलते हैं, तो चूने को बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। आपके चूने को बोलते हैं क्विक लाइम, जिसका अणुसूत्र होता है आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को बुझे हुए चूने में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इस कैल्शियम
ऑक्साइड में आपको जल मिलाना पड़ेगा, देन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसे आप बोलते हैं बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम या फिर CaOH का होल ट्वाइस। और ये चूने का पानी भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है चूने का पानी? भाई चूना क्या था? आपका CaO था, जिसको कोई लाइम बोलते थे, उसी में तो हमने पानी मिलाया, इसीलिए इसको CaOH के होल ट्वाइस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने बोल दिया चूने का पानी। चूने का पानी, इसको यूज़ कहाँ करना था? तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे याद होगी कि इसको यूज़ करना था जब ज़मीन बंजर हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए इसका पानी जो है वो छिड़क दिया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। जब CaO को जल में घोलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी होती है? ये बहुत तेज़ी के साथ खोलने लगता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री वेस्ट यानी कि कारखानों से जो भी आपका कचरा निकलता है या अपशिष्ट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना, ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। और अम्लीय है तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बेस से इसको ऐड कर देंगे, यानी कि बेस से इसकी रिएक्शन करवा देंगे, देन आपका सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिल जाएगा। यही तो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही तो होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया के। चींटी के काटने पर कैलामाइन सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेकिंग सोडा का पानी का घोल बनाना है, वही आपका कैलामाइन सॉल्यूशन है, जो कि एसिड को सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं। जब एसिड किसी भी धातु से प्रक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जब भी एसिड की क्रिया किसी धातु के साथ, मान लिया वो धातु कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, किसी के भी साथ वो क्रिया कर रहा है XYZ, लेकिन वो धातु होनी चाहिए, तो वो उसको लवण में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही में यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज होगी। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो इसका अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा HCl के बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर हमने कोई भी एक धातु ले ली है, मान लिया वो आपकी जिंक ले ली है, Zn ले ली है, जिंक बोलते हैं इसको, जस्ता भी बोलते हैं। और जब HCl यानी कि कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ या एसिड के साथ क्रिया करती है तो वो सॉल्ट बनाती है। दूसरा, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर बना आपका सॉल्ट ZnCl2, जो कि आपका एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है H2 गैस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया Zn के साथ करवाई जा रही है, देन बन रहा है आपका जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि ZnSO4 और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी आपकी रिलीज हो रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अभी तक मेटल के साथ क्रिया बताई थी कि अगर कोई भी एसिड आपका मेटल के साथ क्रिया कर रहा है तो वहाँ पर वो सबसे पहले तो लवण बनाएगा, साथ में वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो रही थी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट करते चलिएगा, हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो पॉप करके आवाज़ निकालती है, पॉप करके साउंड हो रही है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। चलिए, धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया। जब एसिड किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। यानी कि एसिड की क्रिया जब किसी धातु कार्बोनेट से
धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O यानी कि वाटर बनता है। तो यहाँ पर हमने कोई एक एसिड ले लिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी क्रिया हमने करवा दी आपकी धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट यहाँ है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ पर सोडियम आपकी धातु होती है। एंड जब इसकी क्रिया हमने इसे करवाई तो यहाँ पर NaCl बना, CO2 बना और H2O बना। तो इसी से हमें पता चल गया कि Na2CO3 जो था वो हमारा था धातु कार्बोनेट, और यहाँ पर CO2 गैस जो है वो रिलीज हो गई और वाटर भी बन गया। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है, जब किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो CO2 प्लस लवण प्लस H2O ही बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये बनता है। अब यहाँ पर हमने एक एसिड ले लिया जो कि आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने ले लिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, इसकी क्रिया करवाई तो NaCl बन गया। फिर से वही चीज़ें बन रही हैं जो ऊपर बनी थी, आप देख सकते हैं। चाहे आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे एसिड या फिर आपका मेटल कार्बोनेट से क्रिया करे, दोनों बार में ही आपका एक तो सॉल्ट बन रहा है, दूसरा CO2 गैस रिलीज हो रही है, तीसरा आपका H2O यानी कि वाटर बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बायोलॉजी की क्लासेस भी केमिस्ट्री के साथ साथ चल रही हैं। जैसे ही आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी देन हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। अब रिएक्शन विद धातु ऑक्साइड। अब एसिड किसके साथ क्रिया करेगा? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। तो जब एसिड किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि मेटल जो है उसके ऑक्साइड ZnO मान लो, यानी कि जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ZnO यानी कि आपका जिंक ऑक्साइड जो है वो भी आपका क्षारीय नेचर का है, यानी कि बेसिक नेचर का। यहाँ पे इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। एसिड की क्रिया आपने मेटल ऑक्साइड के साथ करवाई, सॉल्ट प्लस वाटर बना, यही तो होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl की क्रिया आपने, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड की जगह HCl ले लिया, मेटल ऑक्साइड की जगह पे आपने CuO ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो आपका सॉल्ट बना CuCl2 बना, यानी कि, और यहाँ पर H2O भी बन गया, यानी कि इसको सेटिस्फाइड करके जो बात हमने लिखी थी। अब आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब यहाँ पर आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो पहला है यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि क्षार की केमिकल यानी रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। जब क्षार, अभी तक एसिड की बात की जा रही थी, अब करेंगे क्षार यानी कि बेस यानी कि भस्म की बात। तो एल्कली जब आपके मेटल के साथ क्रिया करते हैं, बेस आपके जब मेटल के साथ क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पर एक कोई बेस ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि, और मेटल यहाँ पे Zn यानी जिंक ले लेते हैं, जस्ता जिसको बोलते हैं आपका, और ये क्रिया करेगा तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज होगी। अब जब बेस आपका एसिड के साथ यानी कि रिएक्शन विद एसिड आ जाती है, जब बेस आपका एसिड के साथ क्रिया करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यही तो आपकी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर कोई एक बेस ले लिया है, मान लिया हमने कि OH ले लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, एसिड यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, एंड यहाँ पर KCl बन गया, एंड यहाँ पर H2 बन गया। KCl है आपका पोटेशियम क्लोराइड जो कि होता है आपका अम्ल, सॉरी लवण होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रिएक्शन विद अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड। जब बेस आपका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सॉल्ट बनता है और H2O बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर CO2 क्या है आपका, यहाँ पर नॉन मेटल है आपका
सॉरी CO2 है और यहाँ पर बेस आपका लिया गया है NaOH, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि आपकी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सभी अधातु हैं। देन आपका ये भी क्या लिए जाएंगी, अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी भी आपकी अधातु होंगी। इसीलिए हमने यहाँ पर CO2 को ले लिया एग्जाम्पल में। एक बेस लेना था यानी एक हमारा क्षार लेना था NaOH, इसने बनाया Na2CO3 और यहाँ पर ये हो गया आपका लवण, ये हो गया आपका जल। अब आ जाता है एक टॉपिक इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर यानी कि सूचक। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं? आई नो आप लोग बेसिक जानकारी इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम भी जो क्लासेस ले रहे हैं वो आपकी 6th क्लास, 7th क्लास और 8th की NCERT के अकॉर्डिंग है। ज़्यादा अगर एडवांस जाना है तो थोड़ा सा 10th को भी हम टच कर लेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरी है, जितना नेसेसरी है उतना ही हमें पढ़ना है, अपने सिलेबस से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सूचक एक रंजक होता है। अब ये रंजक क्या होता है, तो डाई क्या होता है, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डाई लगाते हैं, अपने बालों को कलर करते हैं, दुपट्टों में डाई करवाते हैं, तो ये वही वाला डाई होता है, ठीक है। ये एक रंजक होता है, ठीक है। एक डाई होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। किसी एसिड के जब ये कांटेक्ट में आएगा किसी एसिड के या फिर किसी भी बेस के, देन ये वहाँ पर अपना कलर चेंज कर लेगा। सूचक अम्ल तथा क्षार में भिन्न भिन्न रंग बदल देता है, यानी ऐसा नहीं है कि HCl में उसका कलर अलग हो, मतलब अलग अलग रंग कर देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला एसिड है या ये कौन सा वाला बेस है। ये बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वे अम्ल है या क्षार है। इससे ये पता चलता है कि हमें जो सॉल्यूशन या हमें जो भी दिया गया है वो पदार्थ हमारा अम्ल है, एसिड है या फिर वो हमारा बेस है, जब हम इस सूचक को इसके संपर्क में लाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका A है वो आपका A एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन है और इसमें आपने डाला लिटमस पेपर, ठीक है। यहाँ पर डाला आपने लिटमस पेपर, यहाँ पर डाला आपने लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कौन सा पेपर डाल रहे हैं, लिटमस पेपर डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले A की बात कर लेते हैं। तो A में हमने ब्लू लिटमस डाला, ठीक है। कौन सा लिटमस डाल दिया, हमने यहाँ पर डाल दिया आपका ब्लू लिटमस। ये है आपका ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस हमने डाला इसमें एक सॉल्यूशन में, ठीक है। ये ब्लू लिटमस था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये रेड हो गया, आपका ब्लू लिटमस आपका रेड हो गया। तो अब ब्लू लिटमस को रेड कौन कर देता है, तो ब्लू लिटमस को रेड कौन कर देता है, आपका एसिड कर देता है। इसी तरह यहाँ पर अगेन हमने एक हमारा सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने डाल दिया रेड लिटमस। रेड लिटमस हमने जैसे ही डाला वो हो गया आपका ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देता है, तो वो आपका बेस कर देता है। यही अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमने एसिड में हमने केवल ब्लू लिटमस ही डाला, तो एसिड में अगर आप लाल लिटमस डालोगे तो वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह बेस में अगर आप नीला लिटमस डाल दोगे तो भी वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर नीली लिटमस को लाल कर देता है एसिड और लाल लिटमस को नीला कर देता है बेस। इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सोल्यूशन है ये आपका एसिड है, ये जो सोल्यूशन है ये आपका बेस है। एंड एक ऐसा सोल्यूशन भी था जिसमें हमने नीला लिटमस भी डाला, जिसमें हमने आपका
जो है दोनों लिटमस डाले, नीला भी डाला लाल भी डाला, दोनों लिटमस डाले तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, अर्थात वो उदासीन रहा, वो लवण का सॉल्यूशन हो जाएगा। सूचक है लिटमस पेपर का, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, रंजक यानी कि डाई होता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यानी सूचक के प्रकार, पहला हो जाता है प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा कृत्रिम सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये स्मेल से आपको पता चलता है, ये अपनी स्मेल चेंज करके कि बताता है कि क्या है, एसिड है या बेस है। तो फोर्थ आ जाता है आपका सार्वत्रिक सूचक यानी कि आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब पहला टॉप जो हमारा है वो है हमारा यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक सोर्सों से जो सोर्स से प्राप्त किया जाता है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। नाम से ही पता चल जाता है, जैसे कि आपका लिटमस होता है, हल्दी होता है, चाइना रोज। चाइना रोज किसको बोलते हैं, गुलहड़ को बोलते हैं। गुलहड़ की पत्तियों का जो जूस होता है ना वो आपका सूचक की भांति कार्य करता है। लाल गोभी के जो जूस निकालते हैं ना वो भी हमारा सूचक यानी कि इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। और लिटमस के बारे में अगर मैं बताऊं तो लाइकेन एक सहजीविता प्रकट करता है। क्या करता है, सहजीविता। और ये सहजीविता किन के बीच होती है, तो ये सहजीविता होती है आपकी, एक तो होती है आपकी शैवाल तथा कवक के बीच। ये सहजीविता कैसे होती है कि ये आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर इतना नेसेसरी है कि आपका लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पेपर आपका लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन जो होता है वो सहजीविता होती है आपकी शैवाल तथा कवक के बीच में। ठीक है, हल्दी को कौन नहीं जानता, गुलहड़, लाल गोभी और भी बहुत सारे होते हैं। लिटमस के बारे में बात करें, ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। हल्दी के बारे में बात की जाए तो हल्दी का घोल क्षार के साथ लाल रंग का हो जाता है और एसिड के साथ नो चेंज रहता है। यानी हल्दी जो है वो अपना इफेक्ट केवल और केवल आपका बेस में दिखा रही है, क्षार में दिखा रही है। अगर आप एसिड में उसको कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका नो चेंज है, जो सॉल्यूशन है वैसा ही रहेगा, हल्दी में नो चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एसिड की इसमें अगर नो चेंज हुआ तो भी आपको पता चली गया कि वहाँ पर आपका एसिड है, क्योंकि हल्दी वहाँ पर नहीं इफेक्ट कर रही है। अब आ जाते हैं रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी। लाल गोभी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो आपका होता है पर्पल। लाल गोभी का जो रस होता है यानी जूस एसिड के साथ रेड हो जाता है और क्षार के साथ हरा हो जाता है। लाल गोभी का रस क्या होता है, अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ जो है वह हरा हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करते चलिएगा। अब दूसरा आ जाता है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर के ही आपके एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पर हमारा दूसरा क्या था, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि कृत्रिम सूचक। कृत्रिम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, वही आपके कृत्रिम सूचक होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज आदि। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज भी बोल सकते हैं। अपना रंग, इसका ओरिजिनल कलर जो होता है मेथिल ऑरेंज का वो आपका नारंगी होता है यानी ऑरेंज कलर होता है। वैसे तो ऑरेंज यहाँ पर लिखा हुआ, इससे भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। एसिड के साथ लाल हो जाएगा, बेस के साथ पीला हो जाएगा। यानी कि मिथाइल ऑरेंज आपका एसिड के साथ लाल हो रहा है एंड बेस के साथ यानी क्षार के साथ आपका पीला हो जाएगा। फिनोप्थिलीन की बात की जा रही है, फिनोप्थिलीन को भी प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है। फिनोप्थिलीन आपकी कलर होती है यानी पानी जैसा कोई द्रव होता होगा ये, एंड एसिड जो होता है वो एसिड के साथ फिनोप्थिलीन कलर रहती है और बेस के साथ ये गुलाबी कलर देती है। पीएच स्केल के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर डिटेल में भी पीएच स्केल के लिए वीडियो आएगी। मैंने वैसे आपको बताया भी था कि पीएच स्केल क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये लिया हमने पीएच स्केल, ठीक है। ये है हमारा 7 और ये है हमारा 14, ये है हमारा 0, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है पीएच स्केल में, एंड 0 से लेकर अगर 7 तक के पहले यानी 6 तक बात की जाए तो ये होती हैं आपकी एसिडिक यानी कि अम्लीय। यहाँ पर ये
अम्ल के लिए है, यहाँ एसिड है एंड यहाँ पर आपका बेस है। और बेस इस तरफ बढ़ता चला जाएगा एंड एसिड आपका इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ अगर 5 होगा तो 5 का पीएच वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, यानी 5 की पीएच वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी। और 8 और 9 का जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो 8 से ज़्यादा होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज का क्लास आपको पसंद आया होगा एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी क्लियर हुई हो तो भी आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिएगा। फिर से हम इनको रिवाइज़ करेंगे, ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। एक बार एग्ज़ाम से पहले हम काफ़ी लंबा डिस्कशन भी करेंगे इस पूरी वीडियो पर, पूरी PDF पर करेंगे। साथ ही अगर आप ये PDF भी चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और साथ में आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।